नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ कांधार हाईजैक। कांधार में जिस विमान का अपहरण हुआ था उस विमान का जो नाम था IC-814। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से अजीत डोवल साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस हाईजैक में, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि तालिबान का इस हाईजैक में क्या रोल था, किस टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए ये सब प्लान किया गया। और इस हाईजैक को समझने के लिए आपको 10 साल पीछे जाना होगा। तो हम जाते हैं साल 1989। 8 दिसंबर का वो दिन था। भारत में जिसकी गवर्नमेंट थी वो बीपी सिंह की थी, और बीपी सिंह के सरकार के दौरान जो देश के गृह मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्री थे। जो गृह मंत्री थे उनकी बेटी रुबैया सईद का अपहरण हो जाता है। सोचिए, गृह मंत्री की बेटी का ही अपहरण हो जाता है 1989 में। और यह जो किडनैपिंग हुआ था इसमें JKLF के आतंकवादियों का हाथ था। ये जो अपहरण को अंजाम दे रहे थे आतंकवादी, उसमें एक आतंकवादी शामिल था जिसका नाम था मुश्ताक जरगार। यह एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग थी भारत में, क्योंकि गृह मंत्री की बेटी को किडनैप किया गया था। कुछ ऐसी रिपोर्टें भी आई थी कि JKLF के आतंकवादियों के साथ जिस तरीके से निगोशिएशन होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। और उस टाइम क्या होता कि अगर एक आतंकवादी को भी सौंप दिया जाता भारत सरकार के तरफ से, तब पर भी गृह मंत्री की जो बेटी थी उनको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक आतंकवादी के बदले 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। और इस चीज का इन आतंकवादियों में एक गलत मैसेज गया कि भारत सरकार बहुत ही इजीली तरीके से हमारी बात को मान गई। हम तो उम्मीद कर रहे थे एक आतंकवादी की, लेकिन इन्होंने 5 आतंकवादी को छोड़ दिया। और जो मैं नाम ले रहा हूँ मुश्ताक जरगार का, वो इस किडनैपिंग में शामिल था। और मुश्ताक जरगार के ऊपर जम्मू कश्मीर में लगभग 40 हत्याओं का आरोप था। अब क्या होता है कि मुश्ताक जरगार को लगभग 3 साल के बाद 15 मई 1992 को जम्मू कश्मीर से BSF के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। ये पहला आतंकवादी था जिसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। फिर आगे क्या होता है कि एक संगठन था जिसका नाम था हरकतुल मुजाहिदीन, और इस संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था उसका नाम था मौलाना मसूद अजहर। और यह मौलाना मसूद अजहर एक फर्जी पासपोर्ट, जो कि पुर्तगाली पासपोर्ट था, उसके द्वारा बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में इंटर करता है। और फरवरी 1994 में अनंतनाग से पकड़ा जाता है, जो कि साउथ कश्मीर में पड़ता है। और इस आतंकवादी का जो मेन काम था आने का भारत में, इनका एक कोई आपसी विवाद चल रहा था संगठन का, उसको सुलझाने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू भारत में इंटर करता है, लेकिन सेम डे पकड़ लिया जाता है। पहले जो अरेस्ट हुआ उसका नाम था मुश्ताक जरगार। दूसरा जो अभी अरेस्ट हुआ उस आतंकवादी का नाम था मौलाना मसूद अजहर। यानी 2 आतंकवादी अरेस्ट हो चुके थे। अब क्या होता है कि मौलाना मसूद अजहर जम्मू कश्मीर के जेल में बंद था, और यह साल था 1994। और इस मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए अलग अलग आतंकवादी संगठन काम कर रहे थे कि इस आतंकवादी को कैसे छुड़ाया जाए भारत से। और क्या होता है कि 1994 में ही कुछ आतंकवादी संगठन इसको छुड़ाने का फुल प्लान तैयार करते हैं। ये आतंकवादी संगठन क्या करते हैं, कुछ टूरिस्ट को अगवा करके दिल्ली से सहारनपुर के एक गांव में लेके जाते हैं। लेकिन जब इस केस पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां काम करना शुरू करती हैं तो उनको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और इस दौरान एक बहुत ही खौफनाक टेररिस्ट को वहाँ से सहारनपुर के उस गांव से अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसका नाम था उमर सईद शेख। इस आतंकवादी को अरेस्ट करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। अब यानी कि 3 आतंकवादी अरेस्ट हो चुके थे। पहला मुश्ताक जरगार, दूसरा मौलाना मसूद अजहर, और तीसरा जो आतंकवादी था सहारनपुर से अरेस्ट हुआ था उमर सईद शेख। अब क्या होता है कि मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए आतंकवादी संगठन लगातार काम कर रहे थे। उनका काम चल ही रहा था कि मौलाना मसूद अजहर को कैसे छुड़ाया जाए। और उन्होंने बहुत बार प्रयास किया
इस आतंकवादी को छुड़ाने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ऐसा कहा जाता है, कुछ रिपोर्टें थी कि इंट्रोगेशन के दौरान मसूद अजहर सिक्योरिटी फोर्सेस को बोलता है कि आप लोग मुझे इस जेल में ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे। ये रिपोर्ट थी कि बांग्लादेश के सब्जी मंडी एरिया में 5 टेररिस्ट आपस में मिलते हैं। ये था जो टाइम सितंबर 1999 का जो पहला वीक था। ये 5 लोगों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो नाम था इब्राहिम अतहर, दूसरा जो नाम था सनी अहमद जाकी, तीसरा जो नाम था शहीद सैयद अख्तर, चौथा जो नाम था जगूर इब्राहिम मिस्त्री और 5वां जो नाम था साकिर। ये 5 लोग मिलते हैं बांग्लादेश में और इनका जो मेन काम था वो यही था कि किसी भी तरीके से हरकतुल मुजाहिदीन संगठन के जो चीफ थे मौलाना मसूद अजहर, उनको किस तरीके से छुड़ाया जाए, यही इनका जो मेन काम था। इसी पे ये लोग काम कर रहे थे, 5 के 5 आतंकवादी। इनमें जो एक आतंकवादी था जिसका नाम मैंने बताया इब्राहिम अतहर, इब्राहिम अतहर नेपाल में क्लोजली काम कर रहा था और ये इब्राहिम अतहर ही था जब बांग्लादेश में बाकी के 4 आतंकवादियों से जब मिलता है तो बोलता है कि इंडियन एयरलाइंस को नेपाल में हाईजैक करना सबसे आसान काम है, क्योंकि जो इब्राहिम अतहर था वो पहले से ही नेपाल के अलग अलग लोकेशन, अलग अलग एयरपोर्ट पे सब चीज़ें की निगरानी कर रहा था कि किस तरीके से इंडियन एयरलाइंस की प्लेन को हाईजैक किया जा सकता है। और उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि नेपाल के अंदर इंडियन पैसेंजर्स के लिए एयरलाइंस में जाने के लिए किसी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से नहीं गुजरना पड़ता है, उसके लिए केवल एक आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो यह बांग्लादेश में ही बोलता है कि हम क्या करते हैं, प्लेन को हाईजैक करके नेपाल से अफगानिस्तान लेके जा सकते हैं और हम अपनी डिमांड रख सकते हैं। ये पहले से ही प्लान हो चुका था इन 5 आतंकवादियों के द्वारा, और अगर भारत सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम पूरे प्लेन को उड़ा देंगे, ऐसा ये लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और इन 5 आतंकवादियों में एक आतंकवादी था जिसका नाम था अब्दुल लतीफ़ मोमिन, जो कि मुंबई का रहने वाला था। 2 और आतंकवादी थे जिनका नाम था सईद सैयद अख्तर और यूसुफ नेपाली। जो यूसुफ नेपाली था वो नेपाल का ही रहने वाला था और यूसुफ नेपाली ही होता है जो कि वहाँ पर हथियारों का व्यवस्था करता है। और यूसुफ नेपाली एक भारतीय नागरिक दिलीप कुमार भुजेल की मदद से हथियारों की व्यवस्था कर लेता है। अब क्या होता है कि ठीक 1 महीने बाद 13 दिसंबर 1999 को ये सारे आतंकवादी नेपाल के काठमांडू में एक जू में मिलते हैं और इनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। और इनका जो मास्टरमाइंड था इब्राहिम अतहर, इन 5 आतंकवादियों को उनका एक अलग अलग नाम देता है जिसको कोड नाम बोलते हैं, कि जब हाईजैक होगा प्लेन तो इसी नाम से बुलाया जाएगा इन 5 आतंकवादियों को। वो कोड नाम क्या था? जो पहला आतंकवादी था उसका नाम था सनी अहमद काजी, उसको नाम जो मिलता है वो था बर्गर। दूसरा जो आतंकवादी था उसका ओरिजिनल नाम था इब्राहिम अतहर, ये मास्टरमाइंड भी था ये पूरे प्लान का, और इसको जो नाम मिलता है वो था चीफ, इसको चीफ नाम से पुकारा जाएगा। तीसरा जो आतंकवादी था उसका नाम था इब्राहिम मिस्त्री और उसको जो नाम दिया जाता है वो था भोला, कि भाई इनको भोला नाम से ही बुलाया जाएगा उस दौरान। और इब्राहिम मिस्त्री ही था जो कि उस विमान में हाईजैक के दौरान सबसे ज़्यादा क्रूरता दिखाया था। जो चौथा आतंकवादी था उसका ओरिजिनल नाम था सईद अख्तर, उसको डॉक्टर नाम दिया जाता है। और जो लास्ट आतंकवादी था उसका ओरिजिनल नाम था शकीर, उसको जो नाम मिलता है वो था शंकर, कि भाई इनको शंकर नाम से बुलाया जाएगा। तो ये जो 5 आतंकवादी थे इनका जो कोड नाम था वो डिसाइड हो चुका था कि भाई इनको हाईजैक के दौरान इस नाम से बुलाया जाएगा, और ये सारे आतंकवादी इन फर्जी नामों से अपने काम को अंजाम देने वाले थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये मीटिंग हुई थी तो उस समय जो मुंबई का आतंकवादी था जिसका नाम था अब्दुल लतीफ़ मोमिन,
वो बोलता है कि मुझे भी इस मिशन में सम्मिलित होना है। लेकिन बाकी के जो 5 आतंकवादी थे, जिसमें मेन जो इनका था चीफ इब्राहिम अतहर, वो बोलता है कि आपको इंडिया में रहना है। अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो इस मिशन को आपको यहाँ पे रह के आगे बढ़ाना है, इसलिए आप हमारे साथ मत चलिए। ऐसा ये लोग उसको कन्विंस करते हैं और वो कन्विंस भी हो जाता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दिन आता है 24 दिसंबर 1999। भारत और पूरी दुनिया क्रिसमस की तैयारी में लगी हुई थी। इंडियन एयरलाइंस के एक विमान, जिसको हम जानते हैं IC-814 के नाम से, यह IC-814 नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। अब क्या होता है कि शाम के 4 बजे इस फ्लाइट में 176 पैसेंजर बैठ गए थे। साथ ही साथ 15 क्रू मेंबर और 2 पायलट, जिसमें थे कैप्टन देवी सरन, और दूसरे जो उनके अटेंडेंस थे उनका नाम था अनिल शर्मा। अब यह विमान शाम के 4:05 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ऐसा बताया जाता है कि 4:25 पर भारत और नेपाल के बीच में भैरव टाउन करके एक जगह पड़ता है। वहां पे एक टेररिस्ट कॉकपिट में घुसता है और कैप्टन देवी सरन जी को बोलता है कि आप वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। कुछ रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि उस दौरान उस विमान में SBS तोमर साहब भी मौजूद थे, जो कि रॉ के एजेंट थे। वो भी उस समय उस फ्लाइट में मौजूद थे। इस बात की पुष्टि जो होती है, AS दौलत की एक बुक थी, उसमें इसकी पुष्टि मिलती है। और AS दौलत जो थे वो उस समय रॉ के चीफ हुआ करते थे। उनकी जो बुक थी उसका नाम है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। अब क्या हुआ कि आतंकवादी देवी सरन जी को बोलता है कि आप वेस्ट में आगे बढ़ते रहिए, मतलब प्लेन को लाहौर की तरफ लेके चलिए। क्या होता है, देवी सरन जी उस टेररिस्ट को बोलते हैं कि लाहौर जाने तक का हमारे विमान में ईंधन नहीं है, हमारी प्लेन लाहौर तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि उतना उसमें ईंधन नहीं है। लेकिन वो टेररिस्ट इब्राहिम अतहर, जिसको कि बाकी जो टेररिस्ट थे उसको चीफ बोलते थे, वो बोलता है देवी सरन जी को, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही आप करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम अभी इसी वक्त इस प्लेन को उड़ा देंगे, ऐसा धमकी देता है। अब यह प्लेन उड़ान भरते हुए लखनऊ वाराणसी होते हुए आगे बढ़ रहा था। और इसी दौरान क्या होता है कि वाराणसी का जो ATC था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसको सिग्नल दिया जाता है देवी सरन के थ्रू कि IC-814 हाईजैक हो चुका है। अब वाराणसी का ATC इस मैसेज को दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता है PMO ऑफिस में, क्योंकि उस समय जो था क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जो कि इस पे क्लोजली काम करना शुरू कर देता है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, और वो उस दिन एक हवाई यात्रा पे थे। और जब उनका प्लेन लैंड होता है, उनको एक खबर दी जाती है, और एक खबर जो देने वाले थे उस समय के जो NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो थे ब्रजेश मिश्रा। वो उनको सारी कहानी बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है। अब क्या होता है कि उसी दिन शाम के 6 बजे इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान हाई कमीशन से संपर्क करता है कि इस प्लेन को लाहौर में लैंड कराने की परमिशन दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान मना कर देता है कि हम यहाँ पे लैंड होने की परमिशन नहीं देंगे। अब क्या होता है कि जो प्लेन था उसमें केवल 15 से 20 मिनट तक का ही ईंधन बचा हुआ था। अब जो कैप्टन सरन थे वो इन आतंकवादियों को कन्विंस कर रहे थे, अगर हम इसको कहीं लैंड नहीं करेंगे तो सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन लाहौर में तो परमिशन मिलती नहीं है, तो कैप्टन सरन जो थे वो इन आतंकवादियों को कन्विंस करते हैं कि इसको हम अमृतसर में लैंड कराते हैं। टेररिस्ट एग्री हो जाते हैं और इस प्लेन को शाम के 7:05 पे अमृतसर में लैंड करा दिया जाता है कैप्टन सरन के द्वारा। और इधर पंजाब के अंदर सारी सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर थी। और उस समय पंजाब के जो सिक्योरिटी चीफ थे उनका नाम था सरबजीत सिंह। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का आदेश था कि इस विमान को IC-814 को जितना समय तक रोका जा सकता है आप लोग रोक के रखिए, डिले कीजिए, ईंधन को जल्दी प्रोवाइड मत कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे निकालिए,
जिससे कि हमें सोचने का एक टाइम मिले। ऐसा एक आदेश था क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से पंजाब की सिक्योरिटी एजेंसी को, और इसीलिए रिफ्यूलिंग को जानबूझकर डिले किया जा रहा था। और इसी दौरान एनएसजी को भी बता दिया जाता है, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया था कि आप तैयार रहिए। डिपार्चर के लिए अमृतसर से एनएसजी रेडी थी, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से एनएसजी को 7:40 पर परमिशन मिलती है, जबकि एनएसजी 7:10 पर ही रेडी हो गई थी। एक कम्युनिकेशन जो गैप था वो था क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और एनएसजी के बीच में, क्योंकि एनएसजी 7:10 से ही रेडी थी, लेकिन उनको परमिशन मिलती है 7:40 पर, और इसमें बहुत ही ज़्यादा समय का नुकसान हो गया था। अब इसी दौरान जो हाईजैकर थे वो कैप्टन सरन के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे कि जितना जल्दी हो सके इसमें रिफ्यूलिंग करो और इस विमान को यहाँ से लेकर आगे बढ़ो। और वो कैप्टन सरन को धमकी भी देना शुरू कर दिया। और धमकी क्या देते हैं कि अगर आप जल्दी इसमें रिफ्यूलिंग नहीं करोगे तो हम एक एक पैसेंजर को मारना शुरू करेंगे। कुछ ऐसी रिपोर्टें भी है कि ये जो आतंकवादी थे, ये जो हाईजैकर थे, वो 7 पैसेंजर को उठाते हैं, सतनाम सिंह और दूसरा जो नाम था रूपन कात्याल। ये 2 लोगों को साइड करते हैं। ये हाईजैकर क्या करते हैं, रूपन कात्याल के गले पे चाकू से वार कर देते हैं और सतनाम सिंह के ऊपर भी वार करते हैं। इससे क्या होता है कि सारे जो पैसेंजर थे बाकी वो सब डर जाते हैं। अब इधर सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी अमृतसर में, उनके दिमाग में ऐसा आया कि पहले क्या करते हैं कि इस जो फ्लाइट है इसके टायर को पंचर कर देते हैं, टायर को ही उड़ा देते हैं या इसका हवा निकाल देते हैं, जिससे कि ये टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। और इसी दौरान इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एक प्लान बनाया कि एक टैंकर को लेके जाते हैं और जो विमान है उसके सामने खड़ी कर देते हैं, जिससे वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये टैंकर आगे बढ़ता है तो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। जो सिक्योरिटी एजेंसी थी वो टैंकर के ड्राइवर को बोलती है कि इतना तेज़ी से नहीं जाना है। तो जो टैंकर का ड्राइवर था वो स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है, यानी कि वो रुक भी जाता है। वहीं पे जैसे ही उसको आदेश मिलता है वैसे टैंकर खड़ी कर देता है रनवे के थोड़ा सा पहले। और ये ऐसा इसलिए बोला जाता है जिससे कि टेररिस्ट जो थे वो शक न कर पाए। अब इस पे आतंकवादियों को शक हो जाता है, डाउट हो जाता है, और आतंकवादी ये सब नज़ारा कॉकपिट से देख रहे थे कि हो क्या रहा है टैंकर के साथ। पहले तो बहुत तेज़ी से आता है, फिर सीधा आके रुक जाता है रनवे के पास। उनका जो चीफ था इब्राहिम अतहर ये सब देख रहा था। अब इब्राहिम अतहर क्या करता है कि कैप्टन सरन को गन पॉइंट पे लेता है, उनके गले पे बंदूक लगा देता है और बोलता है कि फ्लाइट को अभी इसको टेक ऑफ करवाओ, चाहे इसमें ईंधन भरा जाए या ना भरा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी कभी इसको आपको टेक ऑफ कराना पड़ेगा। अब जो प्लेन था बिना ईंधन के उड़ान भर लेता है। समय था 7:50 पे उड़ान भर लेता है और टेक ऑफ के दौरान ये जो प्लेन थी, जो टैंकर खड़ा हुआ था रनवे के पास, उससे टकराते टकराते बाल बाल बचा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अमृतसर में ये जो प्लेन थी IC-814 ये 45 से 50 मिनट तक रुकी रहती है। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि इस 45 से 50 मिनट पे भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी को सफलता नहीं मिलती। और ये जो 45 से 50 मिनट वेस्ट किया गया, इस पे भी ढेर सारे न्यूज़ में एंड रिपोर्ट में ऐसा पब्लिश हुआ है कि ये जो डिले हुआ है जानबूझ के हुआ। जो प्रधानमंत्री थे उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र जो NK सिंह थे, उनके द्वारा जानबूझकर आदेश नहीं दिया गया सिक्योरिटी एजेंसियों। और ऐसे भी खबरें पब्लिश हुई थी कि जो NK सिंह थे उनकी छोटी बहन का जो शादी हुआ था वो हुआ था SBS तोमर के साथ, जो कि रॉ के एजेंट थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि रॉ के एजेंट भी उस दिन उस IC-814 में वो भी थे, उन 176 पैसेंजर में। अब क्या होता है कि प्लेन जो है वो अमृतसर से उड़ान भर चुका था और लाहौर पहुंच चुका था। और फिर क्या होता है कि लाहौर का ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल परमिशन नहीं देता है लैंड कराने के लिए। लेकिन कैप्टन सरन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जा रहा था
कि आप हमें लैंड करने की परमिशन दीजिए। कैप्टन सरन ने जो विमान है उसको हाईवे पे उतारने का ऐसा दिखावा करते हैं कि हम हाईवे पे उतार रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट था वहाँ पे लाइट को भी बंद कर दिया जाता है। पाक सिक्योरिटी एजेंसी को लग गया था कि भाई ये हाईवे पे ही उतार देंगे। जो हाईजैकर थे वो कैप्टन सरन के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप इसको क्रॉस लैंडिंग करा दीजिए, और इस चीज़ को देख के पाकिस्तान का एडीसी परमिशन दे देता है लैंड करने का। लाहौर में इस प्लेन की रीफ्यूलिंग होती है, और इसी दौरान कैप्टन सरन पाकिस्तान अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे इंजर्ड पैसेंजर हैं उनको यहाँ पे उतारने की परमिशन दिया जाए, क्योंकि 2 लोगों के ऊपर वार किया गया था चाकू से। लेकिन पाकिस्तान अथॉरिटी परमिशन नहीं देती है। और उस समय भारत के जो राजदूत थे पाकिस्तान में, जी पारसो सारथी, उनको हाईजैकर से बात करने के लिए लाहौर जाना था। लेकिन लाहौर जाने के लिए उनको जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना था पाक अथॉरिटी के द्वारा, वो बहुत ही देरी से प्रोवाइड किया गया, जानबूझकर ऐसा किया गया। तब तक IC-814 टेक ऑफ कर चुका था लाहौर से। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, जो भी आप समझिए आर्मी चीफ, वो थे जनरल परवेज मुशर्रफ। और इस विमान को लाहौर से रात के 10:32 पर टेक ऑफ करा दिया जाता है पाकिस्तानी अथॉरिटी के द्वारा। यह विमान लाहौर से उड़ान भरने के बाद काबुल होते हुए मस्कट ओमान तक पहुंच जाती है, लेकिन कहीं भी इसको लैंड कराने की परमिशन नहीं मिलती है। और इसी बीच क्या हुआ कि इंडियन अथॉरिटी ने दुबई से संपर्क किया। यूएई की जो सरकार थी उनसे परमिशन ले ली गई थी इस विमान को यूएई में लैंड कराने के लिए। लेकिन यूएई की तरफ से एक शर्त रखा गया कि यहाँ यूएई के एयरपोर्ट पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। जब यहाँ दुबई में रिफ्यूलिंग की जा रही थी, 25 दिसंबर सुबह के 3 बजे का दिन था, और यहाँ पे एक समझौता भी हुआ था हाईजैकर से कि 70 पैसेंजर को यहाँ पे उतारा जाएगा दुबई में, जिसमें मैक्सिमम महिलाएं और बच्चे होंगे। लेकिन जो हाईजैकर थे वो ऐसा नहीं करते हैं, वो केवल 26 पैसेंजर को ही छोड़ते हैं। उसमें मैक्सिमम जो बुजुर्ग थे, जो बीमार थे, ऐसे लोगों को छोड़ते हैं। और उस समय भारत में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे वो थे शरद यादव। वो खुद इंडिया से स्पेशल विमान से जाते हैं और उन पैसेंजर को लेके वापस भारत आते हैं। और यहाँ पे एक दुखद घटना ये घटती है, रूपन कात्यायन के ऊपर चाकू से हमला किया था और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है आगे कि यह विमान दुबई से टेक ऑफ कर लेता है, दुबई से अफगानिस्तान के काबुल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जो हाईजैकर थे वो कैप्टन सरन को बोलते हैं कि आप इस विमान को कांधार लेके चलिए। और उस समय अफगानिस्तान में जो सरकार थी वो तालिबान की सरकार थी, तालिबान का शासन था। और यह विमान 26 दिसंबर सुबह 8 बजे कंधार एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है। और लैंड होते ही जो तालिबान के लड़ाके थे वो इस विमान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उस समय जो तालिबान का चीफ था उसका नाम था मुल्ला उमर। अब क्या होता है कि उस समय भारत सरकार के जो पहले ऑफिसर थे कंधार पहुंचे थे, उनका नाम था AR घनश्याम। वो जो डिमांड थी हाईजैकर की उसको भारत सरकार के साथ साझा करते हैं AR घनश्याम। और फिर क्या होता है कि भारत सरकार की तरफ से 52 लोगों की एक टीम भेजी जाती है कांधार। उसमें अजीत डोभाल साहब भी थे और विवेक काटजू जो थे वो इस टीम को लीड कर रहे थे। और अजीत डोभाल उस समय IB के स्पेशल डायरेक्टर थे। अजीत डोभाल साहब हाईजैकर से बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई बताइए अभी आपका क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हो भारत सरकार से। अब यहाँ पे हाईजैकर जो थे वो अजीत डोभाल साहब को बोलते हैं कि मुझे मौलाना मसूद अजहर चाहिए, साथ ही साथ कुछ कश्मीरी मिलिटेंट भी मुझे चाहिए। तो अजीत डोभाल साहब उन मिलिटेंट के नाम भी पूछते हैं कि भाई आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो मिलिटेंट का नाम क्या है जो आपको चाहिए। और साथ ही साथ 200 मिलियन $, जो कि होता है भारतीय रुपए में 860 करोड़ रुपए,
ये भी चाहिए। अब क्या होता है कि इसी दौरान 28 दिसंबर 1999 में उस समय जो भारत के विदेश मंत्री थे यशवंत सिंह थे, वो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पैसेंजर थे उनके रिश्तेदार ज़बरदस्ती आ जाते हैं और वहाँ पे हंगामा करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं यशवंत सिंह के ऊपर, और वो बोलते हैं सख्त लहजों में कि कुछ भी कीजिए, किसी भी आतंकवादी को देना हो आप दीजिए, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो रिलेटिव है, वो हमें वापस चाहिए, वापस आने चाहिए, आपको छुड़ाना ही होगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक लोगों ने बोला, अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को छुड़ाने के लिए 5 आतंकवादी आप दे सकते हो, तो हमारे जो रिलेटिव हैं उनको भी छुड़ाने के लिए आपको आतंकवादी देना हो तो आप दीजिए, लेकिन हमारे जो रिलेटिव है वो छूटने चाहिए, वापस आने चाहिए। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा 1989 में हो चुका था। और ये जो हुआ था, रुबैया सईद का अपहरण हुआ था, उनको छुड़ाने के लिए 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया था। और इसी दौरान डोवल साहब लगातार इन हाईजैकर से ये बात कर रहे थे, और ये जो हाईजैकर्स थे उनकी जो डिमांड थी उसको किसी तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, इसी को कन्विंस करने में लगे हुए थे। अब क्या होता है कि जो हाईजैकर्स थे वो धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर जल्दी निगोशिएशन नहीं होता है तो हम इस विमान को उड़ा देंगे। और उधर जब ये सब चीज़ें डिले हो रहा था, यानी कि वहाँ पे भी 2 दिन निकल गया था, तो तालिबान भी डर गया। तालिबान के दिमाग में एक ख्याल आया कि भारत सरकार कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं करने वाला है जो कि जानबूझ के समय को निकाल रहा है, ऐसा तालिबान भी सोच रहा था। और इसीलिए तालिबान की जो सरकार थी उन्होंने एक स्टेटमेंट को जारी किया कि ये जो IC-814 है इसको हम जल्दी यहाँ से खाली करने का आदेश दे सकते हैं। अब क्या था कि जो निगोशिएशन था वो फाइनल मोड में पहुंच चुका था, और वह दिन था 31 दिसंबर 1999। तो फाइनल हो गया कि 3 आतंकवादियों को भारत सरकार छोड़ेगी, और इसके बदले में ये जो हाईजैकर हैं वो प्लेन को, बाकी जो पैसेंजर है उनको रिहा करेगी। अब भारत सरकार के उस समय के जो विदेश मंत्री थे यशवंत सिंह, वो स्पेशल फ्लाइट से उन 3 आतंकवादियों को लेके कांधार पहुंचते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, स्टार्टिंग में ही। उन तीनों का जो नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उसमें पहला जो था मौलाना मसूद अजहर, दूसरा था अहमद उमर सईद शेख, और तीसरा जो था मुश्ताक जरगार। ये 3 आतंकवादियों को छोड़ने का एग्रीमेंट हुआ था भारत सरकार और उन हाईजैकर्स के बीच में। और यहाँ पे 2 और बातों पे इन हाईजैकर्स और भारत सरकार के बीच सहमति बनी थी। वो थी कि पहले इन तीनों आतंकवादियों की पहचान होगी, फिर एक एक पैसेंजर को छोड़ा जाएगा। अब क्या होता है कि तीनों जो टेररिस्ट थे उनकी पहचान हो जाती है, और ऐसा भी रिपोर्ट है कि उन आतंकवादियों को पहचानने के लिए पाकिस्तान से भी कुछ लोग आए थे जो कि उन तीनों आतंकवादियों को पहचानते हैं और ग्रीन सिग्नल देते हैं उन हाईजैकर्स को कि भाई हाँ यही तीनों है जो कि हमें चाहिए। अब क्या होता है कि एक एक लोगों को रिहा करा के उनको स्पेशल विमान से दिल्ली भेजा जाता है। जो 5 हाईजैकर थे वो क्या करते हैं, तालिबान के लड़ाकों में से एक लड़ाके को होस्टेज बना के अपने साथ पाकिस्तान बॉर्डर तक लेके जाते हैं, जिससे कि वो सेफली पाकिस्तान पहुंच सके। बताया यह भी जाता है कि ISI के कुछ लोग भी बॉर्डर के पास खड़े हुए थे इनको रिसीव करने के लिए। क्या होता है, इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि CBI चार्जशीट फाइल करती है उन 5 आतंकवादियों के अलावा अब्दुल लतीफ़ जो कि मुंबई का था, मैंने आपको पहले ही बताया था, यूसुफ नेपाली था जो कि मदद किया था, इनको हथियार प्रोवाइड किया था नेपाल में। यूसुफ नेपाली की नेपाल में मदद करने वाला जो एक भारतीय नागरिक था उसका नाम था दिलीप कुमार भुजेल। इन लोगों को दोषी पाया जाता है। तो दोस्तों ये था कांधार हाईजैक रिपोर्ट। आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि ये सब किस तरीके से हुआ। तो बहुत सी ऐसी बातें आपको पता चली होगी जो कि आपको पता लगनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।